नमस्कार मित्रों, पहली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं और उनकी भेद कितने होते हैं। और आज हम उसका सब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं या उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। अब यहाँ देखिए, पर्वत है संज्ञा और इसके आगे इसका है के पीछे सूर्य भी क्या है? संज्ञा। और पर्वत भी क्या है? संज्ञा। तो एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से छिप रहा है। जोड़ने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? के पीछे क्रिया। तो के पीछे क्या हो गया? के पीछे हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। तो हमने इसका मतलब क्या समझा? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं या वाक्यों के अन्य संबंध के साथ दिखाते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं या संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक के भेद 3 आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहला है प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। 3 आधारों पर हम संबंध बोधक अव्यय को बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फर्स्ट ले लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर कि प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है या उसके कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं। एक तो संबंध बोधक और एक अनुबंध बोधक। संबंध बोधक और अनुबंध बोधक। संबंध बोधक जैसे ये संबंध बोधक विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के साथ आते हैं। जो संबंध बोधक शब्द विभक्ति कारक विभक्ति होती है, जो हमारी उन विभक्ति के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। और अनुबंध बोधक वह संबंध बोधक संज्ञा के बदले हुए रूप के बाद आते हैं। संज्ञा के बदले हुए रूप के बाद आते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिसमें हम विभक्ति का या कारक का प्रयोग नहीं करते। ये कारक के रहित आते हैं, बिना कारक के आते हैं। और जो संबंध होते हैं वो कारक के साथ आते हैं। संबंध के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पेड़ के पीछे, कक्षा के अंदर, धन के बिना। यहाँ पर देखिए के जो है वो क्या है? हमारा कारक विभक्ति है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो हमारे संबंध बोधक शब्द यूज हुए हैं, पेड़, पीछे, अंदर और बिना, ये सब हमारे कारक विभक्ति के साथ यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा संबंध बोधक। और अनुबंध में देखिए, जैसे दोष रहित, मुट्ठी भर, गुणहीन। तो इसमें देखिए दोष रहित, इसमें कोई भी कारक विभक्ति का यूज नहीं हुआ है, बस ये सीधा दोष रहित, मुट्ठी भर, गुणहीन, ये सारे ऐसे यूज हुए हैं। इनमें हमारे किसी भी विभक्ति कारक का यूज नहीं हुआ है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। अब हम ले लेते हैं दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर कि व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक को कितने भागों में बांटा गया है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, मूल संबंध बोधक एंड यौगिक संबंध बोधक। नंबर 1 पे है हमारा मूल संबंध। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मूल। यहाँ पर जो शब्द यूज करे जाते हैं, जो संबंध बोधक अव्यय शब्द यूज किए जाते हैं, वो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। वो किसी और शब्द के योग से नहीं बनते या उनमें किसी और शब्द का कोई योग नहीं होता। उन्हें हम मूल संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे साथ, पूरक, बिना, रहित, तक, पास, इसमें किसी और शब्द का कोई भी योग नहीं है। ये खुद के अपने रूप में ही मूल रूप में यूज़ होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं।
इन्हें हम कहते हैं मूल संबंध बोधक, जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा है हमारा यौगिक। यौगिक मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है योग, तो इनमें हम किसी और शब्द का योग होता है, कारक का या किसी और शब्द का योग होकर जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक संबंध बोधक। जैसे के अंदर, के बाहर, की अपेक्षा, से परे, इनमें सब में हमें कारक यूज हुए हैं साथ में। अंदर के साथ के का यूज हो गया, समान के साथ भी के, अपेक्षा के साथ की, परे के साथ से। तो इस तरीके से इनके साथ किसी और भी शब्द का यूज होता है, तो इन्हें हम कहते हैं यौगिक संबंध बोधक। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। और तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक को कितने भागों में बांटा गया है, या अर्थ के आधार पर उसके कितने में, ये हमारा मेन होता है, मुख्य हमारा इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही हमारा ज़्यादातर बुक्स में भी दिया जाता है। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं। नंबर 1, जैसे कालवाचक संबंध बोधक। कालवाचक का मतलब जैसे समय से पता चले कि आगे, पीछे, बाद में, उसके पहले या अनंतर, पश्चात, ये सब जो हमारे समय का, जिन शब्दों से हमें किसी समय का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा कालवाचक संबंध बोधक होगा। और ये कारक के साथ यूज होगा, जैसे के आगे, से पहले, के बाद, के पश्चात, अनंतर, ये सब हमारे कालवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। स्थानवाचक संबंध बोधक दूसरा है हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक स्थान के बारे में, अंदर, बाहर, दूर, पास, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इनके बारे में जो बताते हैं, वहाँ पर हमारा होता है जो स्थान के बारे में जो शब्द बताते हैं, वहाँ पर होता है संबंध स्थानवाचक संबंध बोधक। और नेक्स्ट है हमारा दिशावाचक। दिशा से जिसका ज्ञान हो कि इस ओर, उस ओर, इस तरफ, चारों ओर, दोनों ओर, ये मतलब दिशा के बारे कि किस तरफ जा रहा है, किस दिशा की ओर। तो दिशा का जहाँ पर बोध होता है जिन शब्दों से, उनको हम क्या कहते हैं, दिशावाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट है हमारा तुलनावाचक संबंध बोधक। तुलना जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी से तुलना की जाए या उससे उसकी अपेक्षा की जाए कि इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा है, कम है, उसकी तुलना में ये कम है, ज़्यादा है। तो जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर होता है तुलनावाचक संबंध बोधक। तुलनावाचक के बाद नेक्स्ट हमारा आता है समतावाचक संबंध बोधक। समतावाचक नाम से पता चल रहा है जिसमें जो शब्द किसी समानता को दर्शाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की समानता दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं समतावाचक संबंध बोधक। जैसे कि सामने, की तरह, कि इसकी तरह दिखता है, ये इसके तुल्य है, तो उसको कहते हैं हम समतावाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट है हमारा विरोधवाचक। नाम से जिसके विरोध, जिन शब्दों से विरोध दिखता हो, उनको कहते हैं विरोधवाचक। जैसे विपरीत, खिलाफ, प्रतिकूल, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, तो इन शब्दों से हमारा विरोध दिखाई देता है, तो यहाँ पे होता है विरोधवाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिरेवाचक। व्यक्तिरेवाचक का मतलब जैसे इसके बिना, इसके सिवा, इसके बगैर, कि इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर ऐसे कुछ शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिरेवाचक संबंध बोधक होता है। नेक्स्ट है हमारा संग्रहवाचक संबंध बोधक। संग्रहवाचक जिसमें संग्रह, जिसमें सीमा दिखाया जाए कि ये काम बस यहाँ तक करना है, इतना पर्याप्त है। भरपेट, जैसे भरपेट क्या हो गया, एक संग्रहवाचक संबंध बोधक हो गया। तो जहाँ पर संग्रह की सीमा दिखाई जाती है वहाँ पर क्या होता है, संग्रहवाचक संबंध बोधक। संग्रहवाचक संबंध बोधक के बाद हमारा आता है पृथकतावाचक, जो एक चीज़ को दूसरे से अलग करते हैं, संज्ञा को किसी और दूसरी संज्ञा से या अन्य क्रिया से अलग करते हैं। से दूर, एग्जाम्पल ले लो, से दूर, से परे, ये सारे शब्द किस में आते हैं, पृथकतावाचक संबंध बोधक में। नेक्स्ट है हमारा संघवाचक संबंध बोधक। ये बिल्कुल उससे उल्टा हो गया, पृथक में वो अलग कर रहा है और संग में वो साथ ला रहे हैं, कि जैसे के साथ, के संग, सहित, समेत, ये सारे शब्द किस में आ रहे हैं, हमारे संघवाचक संबंध बोधक में। तो जहाँ पे ये सब सारे शब्द आएंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, संघवाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट है हमारा विनिमय।
विनिमय वाचक संबंध बोधक। विनिमय, जहाँ पर हमें किसी जगह के बदले में विनिमय बदलाव हो रहा है या हम किसी चीज़ से अगर बदल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम किसी से कुछ देकर कुछ लेना, उसको कहते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय, लेन देन करना। तो इसके बदले में ये दे दो, इसके स्थान पर ये काम कर दो, इसकी जगह ये चीज़ चाहिए। तो हम जहाँ पर बदलाव करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय संबंध बोधक। के बदले में, के स्थान पर, की जगह, ये सारे शब्द कहाँ किस में आते हैं? विनिमय वाचक संबंध बोधक में। नेक्स्ट है हमारा साधनवाचक संबंध बोधक। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं हमें? के द्वारा, के हाथों, के जरिए, मार्फत, मतलब साधन, कि किस साधन से हुआ ये काम, किसके जरिए हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, उधर कहाँ होता है हमारा साधनवाचक संबंध बोधक। और लास्ट है हमारा हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक, कि किस कारण से ये काम किया गया है, किस लिए किया गया है, हेतु, किस हेतु किया गया है, के कारण, के लिए, के वास्ते, किस वास्ते किया गया है, किसके निमित्त किया गया है, किस मारे किया गया है, किसकी खातिर किया गया है, किस लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेतुवाचक संबंध बोधक। तो हमने सारे संबंध बोधक के भेद पढ़ लिए, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सभी तरह के भेद पढ़ लिए। अब हम संबंध बोधक के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर के आसपास सफाई है, आसपास, मंदिर के आसपास। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया? कौन सा संबंध बोधक हो गया? के आसपास। आसपास मतलब दिशा बता रहा है कि इसके आसपास कहाँ पे, स्थान, यह स्थान बता रहा है। तो कौन सा हुआ ये? आसपास। यह हो गया हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक। विद्यालय के सामने, के सामने, सामने बता रहा है, ये भी स्थान बता रहा है। विद्यालय के सामने उद्यान है, तो विद्यालय हमारा संज्ञा है और संज्ञा के पीछे क्या लगा है? हमारा संबंध बोधक अव्यय, के सामने, कारक के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेवक के हाथों। अभी हमने जो पढ़ा था कि किसके द्वारा कार्य किया गया है, हेतु। तो सेवक के हाथों संदेश भिजवा दो। राम के पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, तो राम के पीछे, राम भी संज्ञा है हमारा, तो राम के पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अभी जो हमने पढ़ा था कि जिसमें किसके बिना मेरा काम नहीं होगा, वो वाला, उसमें जो हमारा था व्यक्तिरेवाचक संबंध बोधक, तो उसमें हमारा व्यक्तिरेवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। भूख के मारे वह रो पड़ी, तो इसमें कौन सा संबंध बोधक कहाँ पे हो गया? के मारे। रोहित की अपेक्षा, जिसमें हम तुलना कर रहे हैं, तुलनावाचक, रोहित की अपेक्षा, तो यहाँ पर हो गया तुलनावाचक संबंध बोधक। घर के अंदर यानी स्थानवाचक, स्थान बता रहे हैं। दूध के साथ यानी कि संग्रहवाचक हो गया। नमकीन मत खाओ। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके थे? संबंध बोधक अवयव के। तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा कि संबंध बोधक अवयव कौन से शब्द कौन से होते हैं। संबंध बोधक के सारे भेद हमने पढ़ लिए और हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा था। और आपने देखा होगा कि क्रिया विशेषण में जो शब्द आए थे वो बहुत सारे शब्द हमारे संबंध बोधक में भी आए हैं। और जैसे क्रिया विशेषण में हमारा था स्थानवाचक, कालवाचक, और उनमें जो शब्द थे वो सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण में, के अंदर, समीप, बाहर, भीतर, दाएं बाएं, ये सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण में भी थे। तो अब मेन चीज़ ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जब इन शब्दों को देखकर कि कहाँ पर ये क्रिया विशेषण के रूप में यूज हुए हैं और कहाँ पर ये संबंध बोधक के रूप में यूज हुए हैं, इन दोनों का अंतर क्या होता है। तो आप सब बताइए, आप सबको कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर क्रिया के साथ उनका संबंध बनाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि हमने आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ये सारे दोनों क्रिया विशेषण में भी आते हैं ये शब्द और संबंध बोधक में भी। पर हमें ये देखना है कि वाक्य में ये शब्द कहाँ यूज हुए हैं। अगर ये शब्द क्रिया के साथ यूज हुए हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण होंगे। और अगर ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगे हैं तो ये क्या होंगे? संबंध बोधक
अव्यय होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को दोनों में करके देखते हैं। जैसे कि अब जो शब्द क्रिया के साथ आते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं और जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आएंगे उन्हें संबंध बोधक कहेंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया, हरि सामने रहता है। हरि कहाँ रहता है? सामने रहता है। यहाँ पर रहना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और सामने जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ रहता है? सामने। तो ये हमारा जो सामने है यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, हरि के सामने रमेश रहता है। अब आप देखिए, हरि के सामने रमेश रहता है। सबसे पहली पहचान तो हमारा सामने के साथ कारक लग गया, विभक्ति लग गई है के सामने। दूसरी बात, यहाँ पर सामने संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा हुआ है। हरि भी हमारा संज्ञा है जिसके साथ लगा हुआ है के सामने, और रमेश भी हमारा संज्ञा है जिसके साथ में लगा हुआ है के सामने, और इन दोनों का संबंध जोड़ रहा है। तो जहाँ संज्ञा और सर्वनाम के साथ यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया? के सामने हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चला। जहाँ पर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया के साथ प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और जहाँ ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग हो रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग हो रहे हैं, तो वहाँ पर होता है संबंध बोधक अव्यय। तो अब आप समझ ही चुके होंगे, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्ययों में क्या डिफरेंस होता है या क्या अंतर होता है, उनकी पहचान हम कैसे करें कि कहाँ पर क्रिया विशेषण है, अव्यय है, और कहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। धन्यवाद।